हेलो नमस्कार दोस्तों, आर के स्टडी विजन में आपका स्वागत है। मेरा नाम राम कुमार पाल और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण का व्यंजक। ठीक है, आप किसी भी बोर्ड से हों, एमपी, यूपी, बिहार या अन्य किसी भी स्टेट बोर्ड से हों या फिर आप सीबीएसई बोर्ड से हों, ठीक है, किसी भी बोर्ड से संबंधित हों, तो उन सभी के लिए, आप सभी लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका प्रश्न, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण का व्यंजक। ठीक है, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसकी जितने भी पॉइंट हैं उन एक एक पॉइंट की हम अच्छे से बात करेंगे और जितना भी इसके अंतर्गत जितना भी डेरिवेशन है उसकी प्रत्येक लाइन आपको क्लियर होने वाली है। वीडियो के अंत तक देखेंगे अगर आप, तो आपके पास कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, इस पूरे प्रश्न को हम कंप्लीट अच्छे से करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण का व्यंजक। देखिए ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ही आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण का व्यंजक करने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत हम एक अभिक्रिया लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक अभिक्रिया ले ली आर से पी। आर का मतलब तो आप जानते ही होंगे, आर क्या है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब होता है कि यानी अभिकारक। ये क्या है, अभिकारक जो अभिक्रिया के अंदर क्या करता है, हिस्सा लेता है। पी है उत्पाद, यानी पी से प्रोडक्ट। ठीक है, तो यानी ये अभिकारक है और ये अपना उत्पाद है। अब यहाँ से कोई अभिक्रिया स्टार्ट हुई, ठीक है, मान लीजिए t बराबर 0 पर स्टार्ट हुई। समय कितना है, t बराबर 0, यानी अभी कोई भी समय नहीं हुआ है। t बराबर 0 का मतलब है कि अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई। जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है तो जितना अभिकारक आप लेंगे, जैसे मान लीजिए आपने लिया 10 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, जितना लेंगे वही रहेगा और उत्पाद की मात्रा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब हम यहाँ से स्मॉल ए ले लेते हैं। ठीक है, स्मॉल ए ले लिया अपन ने। ये क्या है, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद पी क्या है, ये उत्पाद। जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई तो उत्पाद की मात्रा कितनी होगी, 0 हो जाएगी, यानी कोई भी उत्पाद नहीं बना है। ठीक है, तो अभिकारक अभी तक उत्पाद में नहीं बदला है, क्योंकि t बराबर 0 का मतलब है कि जितना अभिकारक लिया है प्रारंभ में उतना ही रहेगा। इसके बाद बात करते हैं t समय बाद की, यानी t बराबर t समय बाद, t समय बाद या t समय पश्चात, t समय बाद। मान लीजिए कुछ उत्पाद बन गया, कितना बन गया, x। समझ रहे हैं आप, r किस में बदल रहा है, p में बदल रहा है, लेकिन कितना बदला, तो अपन ने लिख लिया x बदला। ठीक है, अब ये एक बात बताइए, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो उत्पाद की मात्रा तो बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम जो अभिक्रिया कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं कि उत्पाद को बना सकें। कोई भी अभिक्रिया होती है तो इसलिए तो होती है। तो यानी उत्पाद जैसे जैसे बनेगा लेकिन अभिकारक घटता जाएगा, क्योंकि टोटल तो फिक्स है, कितना हमने लिया, a, तो a से ही p बन रहा है, a से ही p बन रहा है। ठीक है, तो अब हमने कहा कि ये x बन गया, तो यहाँ कितना बचेगा, a माइनस x बचेगा। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में अगर आप जोड़ेंगे a प्लस a को, सॉरी a और 0 को, तो कितना आएगा, a आ जाएगा। और यहाँ पर यदि आप a माइनस एक्स प्लस एक्स करेंगे तो x से माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, a। यानी जितना आप अभिकारक लेंगे शुरुआत में उतना ही आपके पास रहने वाला है। जैसे हमने a लिया तो अंत में भी कितना है, a, लेकिन अंतर क्या हो गया, कुछ प्रोडक्ट यानी उत्पाद में बदल चुका है और बाकी का ये इसका मान उतना ही कम हो जाएगा जितना ये उत्पाद में बदलेगा। ठीक है, तो ये t समय बाद की सांद्रता हो गई, तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, इसको मैंने एक एक लाइन को आपको क्लियर करवा दिया है अभिक्रिया के अंतर्गत। अब इसके अंदर हम भाषा क्या लिखेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, देखिए प्रारंभिक सांद्रण क्या लिया अपन ने, स्मॉल a, लेकिन t समय पश्चात अभिकारक के कुछ अणु किस में बदल गए, उत्पाद में बदल गए। उत्पाद में कितने बदल गए, x अणु उत्पाद में बदल गए, तो अभिकारक की शेष सांद्रता कितनी रहेगी, a माइनस x हो जाएगी। ये आया समझ में कि नहीं, इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, इसको रटना नहीं है। ठीक है, एक बार और सुनिए ध्यान से, ये आप लोगों को भूल जाता है तो इसलिए अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो देखिए ये जब शुरुआत में अभिक्रिया हुई तो ए क्या है, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण। प्रारंभिक का मतलब हमने अभिक्रिया के अंदर इसको इतनी मात्रा इसकी ली, किसकी, अभिकारक की। इसके बाद हमने क्या किया, उत्पाद तो 0 रहेगा, ये बात क्लियर रखना है। तो अब भाषा क्या लिखेंगे, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण स्मॉल a है, ठीक है, एवं t समय बाद या t समय पश्चात अभिकारक के x अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। x अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए अभिकारक की शेष सांद्रता यानी बची हुई सांद्रता कितनी बची है, a माइनस एक्स, क्योंकि ये x बन गया तो यहाँ कितना बचेगा, a माइनस एक्स बचेगा। अगर मैं कह दूं कि ये शुरुआत में 10 था
उदाहरण के तौर पे मैंने कहा ये 10 है अभिकारक, और मैंने कहा ये 5 बन चुका है। कितना बन चुका है? 5 बन चुका। तो यहाँ कितना बचेगा? शुरुआत में तो ये 0 होगा, लेकिन हमने बाद में कहा कि ये 5 बन गया, ठीक है, 5 बन गया। तो अब कितना बचेगा यहाँ? 10 - 5। जितना ये ज़्यादा बनता जाएगा उतना ही ये घटता जाएगा। तो इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखें, ठीक है। बिल्कुल समझने वाली बात है, कोई रटना नहीं है, सीधी बात है। जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना ही अभिकारक घटेगा, क्योंकि दोनों का मान फिक्स होता है, ठीक है। टोटल योग तो वही आता है। यहाँ 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचा? 5। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसकी भाषा को हम लिख लेते हैं। 2-3 लाइनें इसके अंतर्गत लिखने वाले हैं। तो देखिए हम यहाँ से लिखेंगे, यदि अभिकारक, या माना करके लिख सकते हैं, माना अभिकारक, माना अभिकारक, अभिकारक क्या लिया है हमने? R। माना अभिकारक R का प्रारंभिक सांद्रण, अभिकारक R का प्रारंभिक सांद्रण, ठीक है, प्रारंभिक सांद्रण स्मॉल a है। कितना लिया? स्मॉल a है। कुछ समय बाद, यानी कितना समय हुआ? t समय बाद, ठीक है, इसमें कितना समय लगा? t। तो t समय बाद अभिकारक के x अणु, अभिकारक के x अणु, तो यहाँ पर लिख लिया अभिकारक के x अणु उत्पाद में, अभिकारक के x अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। x अणु किस में परिवर्तित होते हैं? उत्पाद में परिवर्तित, तो यहाँ पर लिख लिया परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी भाषा लिखनी है, ठीक है। इसको आपको याद नहीं रखना है, बस ये बन गया आपसे तो जान लीजिए आपसे भाषा भी बन गई, ठीक है। हमने इसमें ये लिखा कि हमने कितना शुरुआत में लिया और कितना अंत में बचा, यहाँ तक आया क्या समझ में? इसके बाद लिखेंगे t समय बाद अभिकारक के x अणु उत्पाद में परिवर्तित हो गए। अब बचा कितना है? तो a - x बचेगा। तो यहाँ क्या लिख लेंगे? अभिकारक की शेष सांद्रता। तो यहाँ लिखा अभिकारक की शेष सांद्रता, ठीक है। अभिकारक की शेष सांद्रता कितनी हो जाएगी? a - x हो जाएगी, a - x हो जाएगी। तो ये भाषा लिखनी है, ठीक है, बिल्कुल रटना नहीं है, इसी से लिख सकते हैं। देखिए कैसे, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण क्या लिया? स्मॉल a। तो माना अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण a है, कुछ समय बाद या t समय बाद अभिकारक के x अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। अभिकारक के x अणु उत्पाद में परिवर्तित हो गए, ठीक है। तो बचा क्या? पहले a था, अब जितना परिवर्तित हो गया उसको क्या कर लेंगे? माइनस। तो अभिकारक की शेष सांद्रता a - x हो जाती है या हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या लिख लिया? ये हो गई इसकी भाषा। अब यहाँ से आप लोग देखिए, इसके लिए हम क्या लिखते हैं? दर नियम या वेग नियम के अनुसार, दर नियम से, ठीक है। दर नियम में अपन क्या लिखते हैं? अब दर नियम में हम दर को लिखते हैं, तो दर क्या होती है? r। इसको अब अभिकारक की दर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं अपन? -dr, और अपॉन में क्या लिखेंगे? dt लिखा जाएगा, ठीक है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह भी लगाएंगे, और यहाँ क्या लिखते हैं? अब देखिए एक बात और याद रखना, -dr/dt भी लिख सकते हैं, और यहाँ से हम क्या लिखते हैं? dx अपॉन के अंदर dt भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है, या तो इसके अनुक्रमानुपाती या फिर इसके अनुक्रमानुपाती। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? a नहीं, अभिकारक क्या लिया यहाँ पर? r लिया, तो क्या लिखेंगे? r। तो r की घात क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 1 क्यों लिखा सर, ये बताइए। अब बोले सर ये समझ में नहीं आया है, तो इसको समझो, 1 क्यों ही लिखा हमने, 2 क्यों नहीं लिखा, 3 क्यों नहीं लिखा, 0 क्यों नहीं लिखा सर आपने? ये अभिक्रिया कौन सी कोटि की है? प्रथम कोटि की। तो अभिकारक की घात भी कितनी आएगी? 1, क्योंकि अभिकारक की परिभाषा क्या होती है आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। देखिए अभिक्रिया की दर, ठीक है, अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण की एक घात के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है, या फिर उस पर निर्भर करती है। एक बार और सुनिए ध्यान से, अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण की एक घात पर निर्भर करती है, ये भी लिख सकते हैं, एक घात पर निर्भर करती है। ये है अभिकारक।
अभिकारक की एक घात पर निर्भर करती है अभिक्रिया की दर। तो इन अभिक्रियाओं को प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन भी हो गई। ठीक है, तो रटना नहीं है, बिल्कुल एक एक लाइन क्लियर अच्छे से समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अनुक्रमानुपाती का हटाएंगे अपन चिन्ह, तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से क्या आ सकता है, तो ये जाएगा आपका यहाँ से dx अपॉन के अंदर क्या लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा dx बटे dt, तो वैसे ही लिखा, बराबर में क्या आ जाएगा k, और यहाँ आपका रहेगा r की घात 1। कितना आ गया, r की घात 1। ठीक है, अब r क्या है, r का सांद्रण कितना है भाई साहब, ये देखिए यहाँ से r का सांद्रण a माइनस एक्स, क्योंकि ये जो सांद्रण है ये किस समय बाद का है, t समय बाद का सांद्रण। तो यानी r की जगह पे कितना रखना है, a माइनस एक्स, इसके अंदर अपन को रख देना है। r को हटाएंगे और इसकी जगह पे कौन सा मान रखेंगे, a माइनस एक्स हम इसमें रखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप यहाँ तक इसको नोट कर लें, अब इसके बाद हम इसको करते हैं। ठीक है, इसको मैं आप मिटा देता हूँ। ठीक है, तो dx बटे dt और k और r की जगह पर क्या रखना है, a माइनस एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। तो देखिए यहाँ से dx बटे dt, ठीक है, dx बटे dt बराबर k और r की जगह पे कितना रखना है, a माइनस एक्स, और पावर कितनी है 1, क्योंकि अभिक्रिया कौन सी कोटि की है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप लोग देखेंगे इसमें, अब a माइनस एक्स, ये वाला पद किस में है, x में, और ये वाला x है और ये क्या है dt अलग है। तो x वालों को क्या करेंगे, एक साइड कर लेंगे, यानी इस वाले पद को कहाँ लाना है, a माइनस एक्स को इस साइड लाएंगे और dt का पक्षांतर कर लेंगे अपन इस साइड। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखें यहाँ से, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास dx अपॉन में क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स बराबर, यहाँ क्या बचा k, dt का पक्षांतर किया तो dt आ गया इस प्रकार से इंटू में। ठीक है, अपॉन में था, इस साइड ले आए तो dt आ गया। अब देखिए यहाँ से a माइनस एक्स आ गया अपने पास। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। ठीक है, इस वाले का भी और इस वाले का। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो यहाँ से लिख लिया दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो ये थोड़ी सी भाषा लिखनी है। ठीक है, समाकलन करेंगे तो अब यहाँ समाकलन का चिन्ह भी लगाएंगे, ये समाकलन का चिन्ह है और यहाँ क्या है dx अपॉन में क्या है a माइनस एक्स, तो यहाँ a माइनस एक्स लिख लिया बराबर k क्या है नियतांक, तो समाकलन किसका होगा, केवल dt का। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे इसका समाकलन। देखिए आपको समाकलन अच्छे से आने चाहिए। यहाँ पर देखेंगे आप तो dx बटे a माइनस एक्स। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि किसका समाकलन क्या होता है। ठीक है, समझने के लिए, अगर लिखा हो dx अपॉन में x तो इसका समाकलन होता है log x, इसको आप लोग याद रखें। ठीक है, अगर लिखा हो केवल dx या फिर एक लिखा हो, एक का समाकलन हम बोलते हैं, तो dx का क्या होता है, x आता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं du का क्या हो जाता है, u हो जाता है। अगर आप dt का करेंगे तो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अपन इस प्रकार के एग्जाम्पल कर सकते हैं। इसका मतलब है ये x के सापेक्ष तो यहाँ x, इसका मतलब है कि u के सापेक्ष तो यहाँ u, t के सापेक्ष तो यहाँ पर t आएगा। अब समझते हैं इसको, dx अपॉन में x बराबर क्या है, log x। इसको समझें आप, देखिए dx अपॉन x का क्या है, log x। अगर यहाँ x के सापेक्ष किया और बटे में x था तो यहाँ पर x आ गया। अगर मैं बात करूँ dx अपॉन a प्लस एक्स की, ठीक है, a प्लस एक्स की, तो यहाँ अब बटे में क्या है, a प्लस एक्स, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, log a प्लस एक्स, तो मैंने लिख लिया, क्या लिख लिया, log a प्लस एक्स, तो मैंने लिख लिया। लेकिन अभी भी इसमें एक दिक्कत है, क्या आपको ये समझ नहीं आया होगा कि सर यहाँ x था, यहाँ a प्लस एक्स था, तो यहाँ तो x ही है। तो देखिए ये x के सापेक्ष समाकलन किया है। ठीक है, और a प्लस एक्स क्या है, इसका फलन, लेकिन a क्या है, अचर। तो अचर से कभी भी फलन प्रभावित नहीं होता या समाकलन को प्रभावित नहीं कर सकता। केवल कब करेगा, जब x के गुणांक में परिवर्तन होगा। लेकिन x का गुणांक तो कितना है, 1 है। अगर यदि यहाँ पर लिखा होता 2, कितना 2, जैसे ये अगर ऐसा लिखा हो dx अपॉन a प्लस 2x, तो फिर क्या आता, log तो लिखना ही लिखना है, log a प्लस 2x, तो ये समाकलन हो गया। लेकिन अंतर क्या आता, x का गुणांक 2 है तो इसको कहाँ लिखना पड़ता, बटे में, यानी जो भी गुणांक बदलेगा उसको बटे में लिखना पड़ता है। ठीक है, समाकलन के अंतर्गत।
तो यहाँ भी वही होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ x का गुणांक कितना है माइनस, समाकलन तो वैसे ही करेंगे log a माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ क्या है a प्लस एक्स, यहाँ क्या होगा log a माइनस एक्स, लेकिन x का गुणांक क्या है -1 है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये -1 है, तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, बटे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका क्या करेंगे, हम समाकलन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो इसका समाकलन मैंने लिखा log a माइनस एक्स, ठीक है, और x का गुणांक है -1, तो इसको कहाँ पे लिखना है, बटे में। लेकिन बटे में -1 लिखने से अच्छा है लिखना तो कहाँ है, अंश ही में, क्योंकि -1 यहाँ लिखेंगे तो वो कहाँ चिन्ह हमेशा कहाँ आता है, अंश में। 1 का कोई अर्थ नहीं है बटे के अंदर, बराबर। यहाँ से देखिए k को लिख लिया, dt का मैं आपको बता चुका हूँ, dt का समाकलन क्या होता है t, और प्लस में लिखते हैं c। ये c क्या है सर, c होता है बेटा समाकलन स्थिरांक, ठीक है, जहाँ c समाकलन स्थिरांक है। तो यहाँ लिख लीजिए जहाँ c समाकलन, यहाँ पर c लिख लेना, जहाँ c समाकलन स्थिरांक है, तो ये यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, जब भी हम समाकलन करते हैं और ये अनिश्चित समाकलन होते हैं, इसलिए कोई अचर लिया जाता है, c ले लेंगे या फिर और कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे i भी ले सकते हैं इंटीग्रेशन वाला स्थिरांक, या c को लिख सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ c समाकलन स्थिरांक है, ये अपन ने यहाँ पर भाषा में लिख लिया। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आ गया -log a माइनस एक्स बराबर kt प्लस c। अब लिखते हैं इसमें प्रारंभिक अवस्था के लिए, तो हम लिखते हैं अभिक्रिया के प्रारंभ में, या फिर यहाँ पर लिख लिया केवल प्रारंभ। तो प्रारंभ में देखिए, प्रारंभ में जब अभिक्रिया स्टार्ट होती है तो अपन कौन कौन से मानों को इसमें रखते हैं। x तो बनता नहीं है, जैसे अपन ने यहाँ क्या लिखा था, r से p के लिए लिखा था कि यहाँ a था, ये 0 था, ये यहाँ a माइनस एक्स था, और यहाँ कितना था x। ठीक है, ये t बराबर 0 पर, ये था t बराबर t समय पर। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से देखें आप, प्रारंभ में a बराबर तो क्या होता है, a ही होता है, लेकिन x क्या रहता है, x तो कुछ होता ही नहीं है। मतलब यहाँ पर जो x है ये कितना हो जाएगा, x की जगह पे हम क्या रखेंगे, प्रारंभिक सांद्रण। जैसे देखिए, समय भी कितना होता है प्रारंभ में, t 0 होता है, तो यहाँ रखेंगे t बराबर 0 रख लिया। ठीक है, और साथ में एक मान और रखना है, वो कौन सा है, t बराबर 0 यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे, एक मान बचा अपना x कितना होता है प्रारंभ में, तो यहाँ पर देखो बालक, x की जगह पर कितना है 0, तो x कितना रखेंगे इसमें 0, तो ये है x बराबर 0। तो इन दोनों मानों को इसमें हमें रखना है। क्या क्या रखना है, t बराबर 0 t की जगह पे, x बराबर 0 x की जगह पे रखना है। x बराबर 0 का मतलब समझे, प्रारंभ में समय 0 था, बिल्कुल सही, और जो प्रोडक्ट है उत्पाद, उसकी मात्रा 0 थी। x तो बाद में बना है, लेकिन प्रारंभ में तो 0 होता है जब अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई, क्योंकि कोई उत्पाद ही नहीं बना। ठीक है, तो t बराबर 0 और x बराबर 0 इसमें हमें रखना है, तो रख लीजिए, इसमें अपन मान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। और यहाँ पे एक बात और याद रखना, जैसे यहाँ पे बेस में क्या है, ई होता है या 10, तो इसमें बेस में क्या है, ई रहता है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, चलिए देखें, तो t बराबर 0 इसमें रखें और x 0, तो ये आएगा आपका log e a माइनस 0 हो गया, x की जगह पे 0 रख दिया आपने। ठीक है, बराबर में क्या लिखा, kt, तो kt लिखा प्लस c जो कहते हैं, लेकिन t की जगह पे क्या है 0 बेटा, k इंटू 0 हो गया कि नहीं हुआ। इसको कोई समीकरण नाम दे देना, समीकरण नंबर 1 मान लेना इसको। ठीक है, तो -log e a माइनस 0 बराबर k 0 प्लस c, तो देखिए ये आ जाएगा आपका -log e a बचेगा, 0 का तो मतलब नहीं है, और k इंटू 0 0, तो c क्या आ गया बेटा, c का मान आ गया -log e a। ठीक है, ये किसका मान है, c का मान कहाँ रखोगे, c का मान रखोगे बेटा समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, तो यहाँ लिखा समीकरण 1 से, क्या है समीकरण 1, -log e a। ठीक है, माइनस में क्या है x, बराबर क्या है kt, तो kt लिख लिया। इसके बाद क्या है, प्लस में c का मान कितना है, माइनस का कितना है, c का मान -log e a, तो यहाँ पर मान रखा -log e a, चिन्ह के साथ रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कर लेंगे इस साइड पक्षांतर, तो बेटा क्या आ जाएगा, माइनस है, इस साइड लाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, तो क्या आ जाएगा log e a। ठीक है,
और यहाँ पर क्या बचा माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स बराबर में क्या है के टी। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको पक्षांतर करना है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेना, इसी के बाद मैं ये मिटा दे रहा हूँ। देखिए इसके बाद यहाँ तक लिख लिया। अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है लॉग ए माइनस लॉग बी का, या फिर हम कहें लॉग एम माइनस लॉग एन वाला। तो इसके बाद आप लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ लॉग ए बटे ए माइनस एक्स लिख लिया मैंने, और बराबर में क्या है के टी। ये कैसे लिखा सर आपने, ये भी बताइए। तो बेटा इसके लिए एक फॉर्मूला लिख लें आप बगल में कोष्टक के अंदर, लॉग एम बटे एन, या फिर मैं कहूँ लॉग एम माइनस लॉग एन। जैसे लॉग लिखा, माइनस में लिखा हो लॉग एन, तो ये क्या होता है लॉग एम बटे एन होता है, लॉग एम बटे एन। लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम बटे एन। अगर माइनस में हो तो कहाँ लिखते हैं, बटे में लिखा जाता है। ठीक है, एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है ये, तो इसको भी नोट कर लें। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लग गई। अब हमें के का मान निकालना है, तो टी का क्या करेंगे पक्षांतर। तो टी को इस साइड लाया तो 1 बटे टी हो गया। यहाँ क्या है लॉग ई ए बटे ए माइनस एक्स आ गया, बराबर में क्या है के टी। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका यहाँ से यहाँ तक, तो इसको भी आप लोग लिख लेना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आगे सॉरी टी तो अपन ने हटा दिया ना, टी का पक्षांतर इस साइड कर लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं। के का मान, के की वैल्यू आ गई 1/t लॉग ई ए बटे ए माइनस एक्स। क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, ई है आधार, आधार को चेंज करना है। तो किस में करेंगे, आधार 10 में। तो क्या जाएगा के बराबर, ठीक है, के बराबर, के क्या है स्थिरांक होता है इसमें, के बराबर 1/t, लेकिन 1 की जगह पर कितना आएगा 2.303, और अपॉन में क्या है टी। ये जाएगा आपका लॉग ई ए बटे ए माइनस एक्स। ठीक है, लेकिन सर ये मान कैसे आया, तो इसका देखो क्यों आया ये 10, ई से कितने में बदला 10 में, तो यहाँ क्या लिख दिया 10। समझो क्यों आया ये, लॉग ई से अगर हम किस में बदलें लॉग 10 में कोई भी चेंज करते हैं मान को, तो गुणा होता है कितने का 2.303 का। ई आधार से किस में चेंज किया 10 में, तो गुणा हो गया 2.303 का। ये यहाँ भी हुआ है। ठीक है, तो 2.303। इस प्रकार से ये व्यंजक अपना सिद्ध हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको कोई भी समीकरण मान लेना। समीकरण 2 को ही हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण का व्यंजक कहते हैं। तो ये आपका पूरा सिद्ध हो गया है। ठीक है, एक एक लाइन को मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। ठीक है, जितना भी इसके अंदर था पूरी लाइन, ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। लॉग एम माइनस लॉग एन ये वाला लगा है, और लॉग ई को जब 10 में चेंज करते हैं तो 2.303 ये वाला फॉर्मूला भी लगाया जाता है। तो ये इसी समीकरण को हम क्या कहते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण का व्यंजक कहा जाता है। ठीक है, ये आपका डेरिवेशन हो गया इसका। अब इसके बाद आपका प्रश्न कौन कौन सा बचा इसके अंदर देखिए। अब इसी का क्या है, अर्धायुकाल का एक व्यंजक होता है। तो अर्धायुकाल के व्यंजक को हम अगले वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, और उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगी, और अगला वीडियो भी जल्द ही हम अपलोड करेंगे इसका। ठीक है, और इसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे। और इसके बाद आपका शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण का व्यंजक भी इंपॉर्टेंट है, और उसका अर्ध आयुकाल भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसी भी बोर्ड के लिए हैं आप, सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इसके जो इंटीजर टाइप के जो प्रश्न है ना, ठीक है, संख्यात्मक प्रश्न जिनको अपन बोलते, तो उस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो भी पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आपका एनडीए हो गया, या फिर आप बात करें जेईई मेंस की, या फिर नीट की बात करें, तो उनके अंदर भी इसके इंटीजर टाइप के प्रश्न आते हैं और संख्यात्मक प्रश्न आते हैं, तो उनको भी हम हल करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर या टॉपिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं आपका, जैसे ऑर्गेनिक या फिर फिजिकल या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, उन सभी को हम कंप्लीट करेंगे। तो आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब अवश्य कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो में कोई दिक्कत रही हो इस प्रश्न के अंदर आपको, ठीक है, प्रॉब्लम गई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।